एक लड़की से प्यार करता अखिलेश हर चीज़ को छोड़ने को तैयार था। यहाँ तक कि वह अपनी माँ की भी परवाह नहीं करता था। रश्मि नाम की लड़की शादी करने से पहले ही यह कह दिया था कि उसे ससुराल में सास नाम की प्राणी से नफरत है। जिसके घर में उसकी माँ नहीं होगी मैं उससे शादी करूँगी। लेकिन रश्मि से शादी करने के लिए अखिलेश ने झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब रश्मि शादी करके आई तो उसे अपने ससुराल में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह अब गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने पति से नाराज़ हो गई। लेकिन पति ने उसे समझाया कि कुछ दिन उन्हें अपने साथ ही रहने दो, मैं उनका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। ऐसे ही समय बीतता गया। कावेरी जी तो समझ रही थी कि मेरे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बेटे और बहू उन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। सारा दिन क्या माँ के कमरे में ही पहरा दोगे? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे ब्याह कर लाए हो, कुछ मेरे प्रति भी जिम्मेदारी हैं कि बस माँ से ही चिपके रहोगे? कावेरी जी बोली, बहू मैं बीमार थी इसलिए अखिलेश मेरे पास पूरी रात बैठा था। माँ जी आप तो हमारे बीच में ना बोले तो अच्छा है, जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, बस दिन भर बेटा बेटा करती रहती हो। अखिलेश मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। जब देखो माँ के पास ही चिपके रहते हो, मुझे यह सब पसंद नहीं है। इससे पहले अखिलेश कुछ बोलता रश्मि तुनक कर अपने कमरे में चली गई। एक दिन कावेरी जी का बेटा नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहता है, रश्मि माँ कब से भूखी बैठी है, क्या मैं उन्हें एक समोसा खाने को दे दूँ? गुस्से से तमकते हुए रश्मि बोली, आपसे कितनी बार कहा है सासू माँ की फिक्र मत किया करो, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हैं? मैंने उस बुढ़िया के लिए थोड़े ना समोसे बनाया है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है, बस बैठे बैठे समोसे खाना है। अखिलेश कहने लगा, रश्मि माँ तो काम करना चाहती है पर तुम्हें उन्हें किचन में नहीं घुसने देती। रश्मि बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो अखिलेश? तो अखिलेश ने चुपचाप अपने नाश्ते की प्लेट को उठाया और समोसे खाने लगा। दरअसल रश्मि और अखिलेश की लव मैरिज हुई थी और रश्मि को सास नाम की प्राणी तो घर में चाहिए ही नहीं था। लेकिन अखिलेश ने उससे झूठ बोला कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब वह शादी होकर आई तो उसकी सासू माँ ने ही उसका स्वागत किया तो वह तुरंत ही झल्ला गई और कमरे में घुसते ही सारे कपड़े और सामान इधर उधर फेंकने लगी। आपने मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज की कि आपकी माँ नहीं है, पर आपकी माँ जिंदा है। मुझे यह सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी बूढ़ी औरत की जी हुजूरी करना अच्छा नहीं लगता। जिस दिन रश्मि की शादी अखिलेश से हुई थी उसी दिन से वह सासू माँ को परेशान किए हुए थी, जबकि कावेरी जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसके कामों में कोई टोका टाकी नहीं करती थी। कहीं भी आना जाना हो वह स्वतंत्र थी, बिल्कुल आज़ाद थी। पर उसे अपनी सासू माँ एक फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी, वह उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। अखिलेश ने उससे झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन उसे माँ से लगाव था। आज रश्मि का जन्मदिन था तो इसलिए रश्मि ने आज बहुत सी तैयारियां कर ली थी। तरह तरह के पकवान बनाए, मिठाई, पकौड़े, समोसे और ना जाने क्या क्या बनाया। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें रश्मि के कुछ खास रिश्तेदार और फ्रेंड्स आने वाले थे। रश्मि ने थाली उठाई और उसमें चावल और नमक रखकर अपने पति अखिलेश से बोली, जाकर यह नाश्ता बुढ़िया को देकर आओ।
अखिलेश चुपचाप माँ के कमरे में थाली लेकर पहुँच गया। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि वह भूख से छटपटा रही थी। भूख से तड़पती कावेरी जी अपने बेटे को सामने खड़े देखकर बहुत खुश हो गईं और थाली लेकर कहने लगी, मेरे लिए क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल खाना लाया होगा। समोसे की महक से पूरा घर भर गया है और मुझे तो समोसे खाना बहुत पसंद है। ला दे मुझे। बैठ यहाँ पर। नहीं माँ, मैं यहाँ ज़्यादा बैठूँगा नहीं तो रश्मि फिर गुस्सा करेगी। आज उसका जन्मदिन है तो मैं उसका मूड ख़राब नहीं कर सकता। यह लो, तुम खाना खा लो। थाली में रोटी और नमक देखकर तो कावेरी जी की भूख ही मिट गई। थाली देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। माँ, आज रश्मि ने समोसे और मिठाई बहुत कुछ बनाया है, अखिलेश ने कहा। इतना सुनते ही कावेरी जी के मुंह में पानी आ गया। उनकी जीभ चटकारे खाने लगी। कई हफ्तों से रोटी नमक, कभी रोटी अचार खाते खाते वो ऊब गई थी। कावेरी जी बोली, पर बेटा तू मेरे लिए तो कुछ भी मीठा नहीं लाया, एक पीस मिठाई ही ले आता। अरे रोटी नमक कितने सूखे हैं, ये मैं कैसे खाऊंगी? मैं तो चुपके से पकौड़े उठाकर ला रहा था। माँ, पर रश्मि की नज़र उन पर पड़ गई और उसने कहा, यह सब चीज़ें मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाई है। उसकी सहेलियाँ आ रही हैं तो वह उनको ही खिलाएगी। अभी समझ नहीं है माँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा बेटा, तुमने मिठाई और समोसे खाए? हाँ माँ, मैं तो सब खाकर आया हूँ। कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था। इतना सुनकर कावेरी जी वह सब खाने के लिए तड़प उठी। कावेरी जी बोली, अभी बच्चे हैं, मैं देख कर आता हूँ। माँ, रश्मि अभी कमरे में गई है, अगर वह सो रही होगी तो मैं चुपके से आपके लिए पकौड़े और मिठाई उठाकर ले आऊँगा। अखिलेश माँ के कमरे से बाहर आता है और सब कमरों में बारी बारी से झांक कर देखता है कि रश्मि कहाँ है। वो देखता है कि रश्मि अपने कमरे में बैठकर आराम से अपनी सहेलियों से हंस हंस कर फ़ोन पर बातें कर रही है। फिर वह चुपके से किचन में घुस जाता है और अपने हाथों में एक समोसा और मिठाई छुपा कर ले जाता है और कावेरी जी को देता है। कावेरी जी समोसे और मिठाई को देखती हैं तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वह जल्दी जल्दी पूरा का पूरा समोसा और मिठाई एक बार में ही मुंह में भर लेती हैं। यह सब देखकर अखिलेश कहता है, क्या माँ, इतना बड़ा समोसा एक बार में ही मुंह में भर लिया? आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। और वह फट से समोसे और मिठाई खा लेती हैं और कहती हैं, तू सच कह रहा था, समोसे तो बहुत टेस्टी बनी हैं, मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जाकर एक समोसा ले आ। नहीं माँ, इस बार गया तो रश्मि मुझे बहुत सुनाएगी। अखिलेश को पता था अगर इस बार वह माँ की इच्छा पूरी करेगा और रश्मि ने देख लिया तो माँ को एक समोसे और मिठाई के बदले कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि रश्मि हमेशा यही करती आई थी। वह माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी। अखिलेश उसे बार बार समझाता पर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। अब कावेरी को बार बार कभी समोसे का कभी मिठाई का ख्याल आता। वह बार बार उंगलियां चाट रही थी। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो रश्मि मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ, अगर रात को कुछ बच जाएगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यह कहकर अखिलेश अपने कमरे में जाता है तो रश्मि कहती है, खा लिया बुढ़िया ने खाना? हाँ, पूरा खा लिया। क्यों, ऐसा कौन सा पकवान दिया था कि पूरा खाया है? नहीं बाबा, वो तो रोटी नमक ही पूरा खा जाती हैं।
झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने उन्हें एक समोसा और मिठाई का पीस जरूर खिलाया है, क्योंकि मैंने पूरे 15 समोसे बनाए थे। एक आपने खाया, एक मैंने, तो 13 होने चाहिए ना। वहाँ तो 12 समोसे हैं। एक समोसा जरूर उस बूढ़ी अम्मा को आपने खिलाया है। नहीं नहीं रश्मि, तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारी उंगलियों में जादू है ना। इतना अच्छा बनाया था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने एक और खा लिया। ठीक है जान, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। शाम को रश्मि के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स आते हैं। घर में खूब हंसी खुशी का माहौल रहता है, पर बेचारी कावेरी जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? किस चीज़ की सज़ा उन्हें मिल रही थी? उन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा था, या सास बनना ही उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था जो आज वह झेल रही थी और रोए जा रही थी। और रश्मि अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ खूब मज़े से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू कावेरी जी के कमरे में पहुंच रही थी और वह उस खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रही थी। रश्मि को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देने के बाद सब मेहमान घर जाने लगे तो अखिलेश ने गिफ्ट खोलकर रश्मि को दिखाया। उधर अच्छे खाने की चाहत में कावेरी जी बेचैन हो रही थी। इधर अखिलेश रश्मि से बोला, यह देखो मैं 2 साड़ियाँ लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अरे माँ तो सूती धोती पहनती है, उनके लिए बनारसी साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है? कितना पैसा बर्बाद कर दिया। मुझसे ज़्यादा महंगी साड़ी तो आप माँ के लिए लाए हो। मेरी साड़ी 1500 की और माँ की 2000 की लाए हो। क्या ज़रूरत थी पैसा बर्बाद करने की? क्या वह साड़ियों का ढेर लगाएंगी और उनको जाना कहाँ होता है? उनकी सारी चीज़ें तो बक्से में बंद रहती हैं। रश्मि, हद होती है बचपने की। यह मत भूलो, माँ का ही दिया हमारे पास सब कुछ है और तुम उनको एक साड़ी देने से इतना परेशान कर रही हो। रश्मि ने कहा, अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए भी तो हमें कुछ करना है। अभी से पाई पाई जुटाएंगे तभी तो उन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आप तो हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हो। उनको कहाँ जाना है? सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाती हैं। अखिलेश गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी भी माँ जैसी हैं। रश्मि ने बोला, माँ जैसी हैं? माँ नहीं, मैं उन्हें माँ नहीं मानती। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सास नाम की मुसीबत अपने घर में नहीं चाहिए। रश्मि, माँ तुम्हारा क्या कहती है? चुपचाप तो पड़ी रहती हैं बेचारी, फिर भी तुम उन्हें तंग करती रहती हो। हमेशा मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती हो? धीरे धीरे दोनों में बहसबाजी बड़े से झगड़े में बदल जाती है। रश्मि और अखिलेश में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। रश्मि चिल्ला कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहोगे या फिर मेरे साथ। आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अखिलेश भी भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीबी में से मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाज़ा खुला है, अब तुम जा सकती हो। अखिलेश, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, पाला पोसा, दर्द सहा, और आज मैं उसे छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ? उससे अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। रश्मि अपने मायके फ़ोन करती है, माँ गाड़ी भेज दो, मैं अभी मायके आ रही हूँ। मेरा इस घर में कोई नहीं है। वह अपना सामान
पैक करते हुए बड़बड़ा रही थी। मेरी इस घर में क्या आवश्यकता है? रश्मि अपना सामान पैक करके सूटकेस लिए घर के बाहर निकल जाती है तो अखिलेश कुछ नहीं बोलता और दरवाज़ा बंद कर देता है। जब यह खबर कावेरी जी को पता चली कि उनकी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आज रश्मि को गए 2 दिन हो गए और उन 2 दिनों में उन्होंने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला और इसका कारण वो अपने आप को ही मानती है। अपने आप को कोसती है कि मेरे कारण ही बहू यह घर छोड़कर चली गई। एक साथ जिसे बहू ने तिल तिल तड़पाया, खाना भी ढंग से नहीं दिया, आज उसी सास को अपनी बहू के जाने का कितना गम है, कितना दुख है। और इधर अखिलेश की भी हालत ठीक नहीं है, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अखिलेश ने कई बार उसका फ़ोन ट्राई किया पर रश्मि ने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया। अखिलेश सोचने लगा, शादी के फेरों के समय जीने मरने की कसमें खाई थी जिसे एक पल में उसने तोड़ दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, उसका ध्यान फ़ोन की तरफ जाता है। अखिलेश ने झट से फ़ोन उठाया और बरामदे में टहलते टहलते बात करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अखिलेश कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच कह रही हो रश्मि? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अखिलेश फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा। अब जिद छोड़ो, अपना गुस्सा थूक दो और वापस घर आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। नहीं अखिलेश, अब बहुत देर हो गई है। अगर तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी तब तो मैं बिल्कुल उस घर में कदम नहीं रखने वाली। अब तुम्हें फैसला करना होगा। मेरा फैसला वही है रश्मि। यह कहते कहते अखिलेश रुआसा हो गया और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। अखिलेश तो बीच मझधार में फंस गया था। वह ना तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी माँ को अपने से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वो क्या करे, क्या फैसला ले? अपनी माँ की वो बहुत इज्जत करता था पर आज वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी नरक समान हो गई थी। अखिलेश अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे की आड़ में रहकर सब कुछ सुन लिया था। कावेरी जी उसे देखकर चौंक गई और बोली, बेटा तू बाप बनने वाला है और मैं दादी? पर मैं कितनी दादी अभागन हूँ कि मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, उन्हें प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ ना रहूँ तो मैं कहीं और चली जाऊँगी, पर तू बहू को ले आ। मैं नहीं माँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। कावेरी जी की बातों को सुनकर बहुत देर तक खामोश रही और फिर अंत में फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएंगी, पर बेटे बहू की जिंदगी को नरक जैसी नहीं होने देंगे। वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। वो उन दोनों का घर टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने अखिलेश से कहा, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे। अखिलेश बोला, माँ तुम पागल हो गई हो? तुम अपना घर छोड़कर वृद्धा आश्रम जाओगी? क्या तुम अनाथ हो? तुम इस घर की मालकिन हो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम दोबारा ऐसी बातें मत करना। अच्छा होता जो मैं तुम्हारी बात मान लेता और तुम्हारे खिलाफ जाकर उस रश्मि से शादी ना करता तो यह दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। बेटा वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता।
माँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम, जा पगले उसे मना ले। अब तो वो माँ बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है। अखिलेश चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वह घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में कहीं नहीं मिली। मिला तो एक पत्र जिसमें लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अखिलेश यह पत्र पढ़कर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। माँ को कहाँ ढूंढे। माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने जाए। माँ ने उसे अपनी कसम दी थी तो वह अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया। और जब रश्मि घर आई तो वह बहुत खुश थी। उसकी सास घर छोड़कर जो चली गई थी, अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे अखिलेश और रश्मि की ज़िंदगी सामान्य होने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर कावेरी जी वृद्धा आश्रम में अपने बेटे को रह रहकर बहुत याद करती थी। रोती थी कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। और उसने पता लगाने की भी तो कितनी कोशिश की होगी, पर वह मुझे ढूंढ नहीं पाया होगा। कावेरी जी किसी से बात नहीं करती थी। वृद्धा आश्रम के उनके हम उम्र साथी उनसे बोलने की, उनका हालचाल लेने की कोशिश करते, तब भी वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पड़ी रहती। वह खिड़की से बाहर एक टक ताकती रहती कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। उधर रश्मि अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वह रोज उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती, शॉपिंग करती। वह खूब मज़े से अपना जीवन गुजार रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार आ रहा था और वृद्धा आश्रम के कुछ बुजुर्ग अपने घर दिवाली में अपने बेटे बहू के घर मिलने जा रहे थे। कावेरी जी भी बड़ी इच्छा हुई कि वो भी अपने बेटे से एक बार मिल लें, क्योंकि वह बिना बताए ही उस घर को छोड़कर चली आई थी। वृद्धा आश्रम से 1 घंटे की छुट्टी लेकर वो अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो देखा उनके घर में बहुत चहल पहल है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। हलवाई लोग खाना बनाने में जुटे हुए हैं और नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे हैं। कावेरी जी ने सोचा कहीं बहू उनको ऐसे देखकर गुस्सा ना हो जाए, तो वह काम वाली का कपड़ा पहनकर घूंघट करके अंदर अपने बेटे बहू के घर में घुस गई। वह भी सोच रही थी, क्या किस्मत पाई है मैंने, अपने ही घर में वेश बदल कर घुसना पड़ रहा है। वह बेटे बहू के कमरे के बाहर झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी। तभी उन्होंने जो सुना उससे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा जोर जोर से हंसते हुए अपनी पत्नी रश्मि से कह रहा था, माँ को इस घर से बाहर करने के लिए हमने भी क्या खूब खेला, क्या ज़बरदस्त नाटक किया और माँ को पूरी सच्चाई पता भी नहीं चली। वह सोचती थी कि बेटा मुझे घर में रखना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, केवल रश्मि घर से निकालना चाहती है। पर मैं खुद भी तो उस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता था ताकि मैं अपनी पत्नी को खुशी से रख सकूं। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया कि वह खुद वृद्धा आश्रम चली जाए। हमें तो उनसे भी छुटकारा मिल गया और लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़े। रश्मि भी अखिलेश की बातों को सुनकर खूब हंस रही थी। हाँ, अखिलेश तुम्हारा साड़ी वाला ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त था। और रश्मि तुम जब घर छोड़कर चली गई थी
तब तो पूछो मत माँ का क्या हाल हुआ था। छोड़ो जी, आज हम उस बुढ़िया को याद करके क्यों अपना दिन खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब मेहमान आने वाले हैं। मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या आइटम बन गया है, ताकि मैं सब चीज़ों की सेटिंग करवा दूँ। और माँ का बड़ा वाला कमरा तो खाली हो गया है, हम लोग उसी कमरे में फंक्शन करेंगे। मैं उस बुढ़िया की तस्वीर भी हटा देती हूँ, ताकि किसी की नज़र वहाँ पर ना पड़े, नहीं तो लोग पूछेंगे कि माँ कहाँ है। अच्छा हुआ इस घर की आफत चली गई और हमें उनका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना पड़ रहा। कावेरी जी के कमरे में जाकर वो उनकी तस्वीर को हवा में उछालकर फेंक देती हैं और अखिलेश माँ की अलमारी खोलकर उनकी बनारसी साड़ी निकालता है और कहता है, जान यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम पर खूब जचेगी, इसे पहन लो। पूरे 2000 की है। रश्मि की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। दोनों खूब खुश थे और बाहर खड़ी कावेरी जी अपने बेटे की इस नीच हरकत पर हैरान थी। उन्हें लगा मैं इस बेटे के लिए बोझ थी। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा मेरी याद में तड़प रहा होगा, पर यह तो अपनी पत्नी के साथ खूब ऐश कर रहा है और मैं वृद्धा आश्रम में रो रो कर जीवन बिता रही थी। मेरा पूत कपूत हो गया। मैं ऐसे बेटे के लिए आंसू बहा रही थी। लानत है मुझ पर। अच्छा हुआ मुझे अपने बेटे की सच्चाई पता लग गई। तभी रश्मि कावेरी जी के पास आती हैं और कहती हैं, सुनो बुढ़िया, जल्दी से यह कांच की तस्वीर को हटाकर साफ कर दो। यह कहकर वह तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। कावेरी जी तो घूंघट की हुई थी, रश्मि उन्हें देख नहीं पाई थी। कावेरी जी अपने कमरे में जाती हैं और तस्वीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने बेटे बहू को दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती हैं। कुछ समय अपने कमरे में बिताने के बाद कावेरी जी उस घर से निकल जाती हैं और वृद्धाश्रम पहुंच जाती हैं। आज वृद्धाश्रम के लोग आश्चर्य में थे कि कावेरी जी पहले से काफ़ी खुश थी, चहक रही थी। उन्हें उनका यह बदला व्यवहार बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर रश्मि और अखिलेश मिलकर अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अच्छी सी पार्टी करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। समय बीतता गया और रश्मि की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके गर्भाशय में कुछ दिक्कत बन गई और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की हिदायत दी और कहा, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ की जान जा सकती है। बच्चे ने तो पेट में ही दम तोड़ दिया था। अखिलेश ने रश्मि को बचाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन में उनके बहुत पैसे खर्च हुए। रश्मि को बहुत ब्लीडिंग होने लगी और तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ा। अन्य देशों से डॉक्टर्स का सुझाव लेना पड़ा। उसके ऑपरेशन में अखिलेश की बहुत सी जमा पूंजी खर्च हो गई। अखिलेश तो जैसे सड़क पर ही आ गया था। बहुत दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण अखिलेश को ऑफिस से भी निकाल दिया गया। अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं थी। रश्मि पूरे 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर आने के बाद रश्मि अपने बच्चे की याद में खूब रो रही थी। अखिलेश ने उसे दिलासा दिया और कहा, रश्मि ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा। अखिलेश, हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे। तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई और अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं खाना भी नहीं बना सकती। हमें एक नौकर भी रखना पड़ेगा। अगर माँ जी होती तो शायद इस बुरी परिस्थिति में हमारी मदद करती। मेरी भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है कि मैं
मायके वालों से कोई मदद मांगूं। अखिलेश बोला, कोई बात नहीं रश्मि, हम अपने इस बड़े से घर को किराए पर देंगे। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती कुछ दिन तक तो हमारा गुजारा अच्छे से ही हो जाएगा और तुम्हारी दवा का खर्च निकल आएगा। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा उनको एक लिफाफा पकड़ा रहा था। वह आदमी बोला, मिस्टर अखिलेश, यह आपका घर है। हाँ कहिए, आप कौन? यह आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। अखिलेश लिफाफा खोलकर पढ़ता है तो उसे घर खाली करने का नोटिस मिलता है। अखिलेश कहता है, कौन है आप? आपकी अकल ठिकाने पर तो है? यह घर मेरा है और आप कौन हैं जो मेरा घर मुझसे ही खाली करवाना चाहते हैं? रश्मि कहती है, हमारा ही घर हम क्यों खाली करें? किसने यह नोटिस भेजा है? तो वकील बोलता है, आपकी माँ कावेरी जी ने। यह घर जबरन आप लोगों ने उनसे हथिया लिया है। कावेरी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, रश्मि बोली। तभी कावेरी जी ताली बजाते हुए अंदर आती है और कहती है, जिंदा सास को ही तुमने मार दिया? बहू, मैं अभी जिंदा हूँ और यह घर तुम लोगों को खाली करना होगा। उन्हें देखकर रश्मि हैरान हो गई। पर माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और आपके पास घर के कागजात तो है नहीं, आप यह घर कैसे खाली करवा सकती हैं? घर के कागजात तो हमारे पास हैं। अखिलेश बोला, माँ, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और अब जाकर मिली हो और कह रही हो घर खाली कर दो। माँ, मैं तुम्हारी याद में रोता रहा, तुम आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कावेरी जी अखिलेश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ती हैं और कहती हैं, बेवकूफ़ बनाना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तू तो मेरा बेटा था, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। अरे तुझसे अच्छी तो वो रश्मि थी, कम से कम जो बोलती थी मुँह पर बोलती थी। तूने तो मेरी पीठ पर ही छुरा घोंप दिया। तुम लोग जिस दिन गोद भराई की रस्म कर रहे थे उस दिन मैं इस घर में काम वाली बाई बनकर आई थी और मैंने तुम्हारी और बहू दोनों की बातें सुन ली थी। और जब मैं तस्वीर साफ कर रही थी तभी मैंने अपनी अलमारी से इस घर के कागजात निकाल लिए थे जो कि मेरे पति ने मेरे नाम पर किए थे और अब यह घर मैं वृद्धाश्रम के नाम कर चुकी हूँ और इस घर में मुझे वृद्धाश्रम बनाना है ताकि कोई भी बेटा अपनी माँ को अगर निकाले तो कम से कम उसे एक छत तो मिले। इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोस्तों, कावेरी जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।